दोस्तों आज हम बात करेंगे यूएस फेडरल रिजर्व के रेट कट से रिलेटेड डिसीजन के बारे में। आज हम जानेंगे कि इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और साथ ही साथ इंडिया पर इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ेंगे। आखिरकार ये रेट कट्स क्यों किए जाते हैं, इनका क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। इसके पहले मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं। कोविड-19 ने, आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 ने दुनिया भर की सारी इकोनॉमीज की कमर तोड़कर रख दी थी और इकोनॉमीज को स्लोडाउन फेस करना पड़ रहा था। उस स्लोडाउन से निपटने के लिए सारी इकोनॉमीज ने एक कॉमन डिसीजन लिया कि भाई हम सभी को अब इकोनॉमी का जो इंटरेस्ट रेट है, जो हमारे यहां जिसको रेपो रेट के नाम से जानते हैं, उसे कम करना पड़ेगा। यूएस की जनता को रिलीफ देने के लिए इस रेपो रेट को या उनके पॉलिसी रेट को, जिसको फेडरल रिजर्व रेट भी बोलते हैं, उसको 0% के आसपास ले आए वो। इट वॉज अराउंड 0.25% एट दैट टाइम। अब इसकी वजह से जब कोविड बीता तो उसके बाद इकोनॉमी जनरलाइज कंडीशन में आ गई, नेचुरल कंडीशन में आ गई, और उसके बाद हमने देखा कि लगातार यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ा, यूरोपियन कंट्रीज में भी इन्फ्लेशन बढ़ा, इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ा। यही एक ये रीजन था और दूसरा रीजन ये था कि चाइना एब्सोल्यूट लॉकडाउन में था, इसकी वजह से सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी वहां पर बढ़ा। तो ये दो मेजर डिसीजंस थे जो कोविड-19 के बाद महंगाई बढ़ने के पीछे थे। अब उस महंगाई से निपटने के लिए कि भाई रिसेशन भी ना आए और इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी ना आए, अब अगर लगातार रेट बढ़ा रहेगा तो ये रिसेशन की तरफ हमें ले जाता है, क्योंकि रेट बढ़ने का मतलब है कि जो कैपिटल आप बैंक से लोगे वो आपको महंगी मिलेगी, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट आप नहीं करना चाहोगे। तो लोग जब इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी में फिर से एक बार रिसेशनरी फेज चालू हो जाएगा। तो रिसेशन को हटाने के लिए और इन्फ्लेशन ना आए उसके लिए यूएस फेडरल रिजर्व ने एक छोटा सा रेट कट किया है, विच इज ऑफ 50 बेसिस पॉइंट्स। और इस रेट कट से हमें यह देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिसेशन आ जाए, या फिर किस तरह से यूएस गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, महंगाई को आगे कंट्रोल करती है। यह भी एक देखने लायक चीज है। ऑल्दो इंडियन इकोनॉमी पर इसके हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आएंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट्स ही आएंगे, जिसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि न्यूज में क्या है। तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व हैज अनाउंस्ड टू कट बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 0.5% इन्होंने इंटरेस्ट रेट को कट किया है। द गोल इज टू अचीव सॉफ्ट लैंडिंग, कि इन्फ्लेशन को तो हमें टारगेट करना ही करना है, इन्फ्लेशन को तो हमें रेगुलेट करना ही करना है, बट साथ ही साथ हमें रिसेशन भी नहीं आने देना है। तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है जानना। यूपीएससी प्रिपरेशन में इससे रिलेटेड सवाल भी काफी आते हैं। इसी बार 2023 में ही यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो यह हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि फेडरल रिजर्व का ग्लोबल इकोनॉमीज पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, फेडरल रिजर्व का इंडियन इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर रेट कट होते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, और रेट बढ़ते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। किस तरह ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक जगह से, एक इकोनॉमी से उठकर दूसरी इकोनॉमी पर जाता है, और किस तरह अमेरिका से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट उठकर आपकी सारी की सारी डेवलपिंग कंट्रीज में फैलता है, स्प्रेड होता है। इसी के बारे में हम जानेंगे। तो इस फेडरल रेट जो हमारा है, फेडरल रिजर्व का रेट, जिसको हम इंडिया में रेपो रेट कहते हैं, आरबीआई के पॉलिसी रेट को या बेंचमार्क रेट को, उसको अमेरिका में फेडरल फंड्स रेट बोला जाता है। इट इज द क्रूशियल इंटरेस्ट रेट सेट बाय फेडरल ओपन मार्केट कमिटी ऑफ द फेडरल रिजर्व, राइट? इट्स द रेट एट विच बैंक्स लेंड देयर एक्सेस रिजर्व्स to other banks, right? Overnight. By adjusting this rate, the FOMC can influence the overall cost of borrowing in the economy. तो FOMC क्या करता है, ऐसे में एक बैंक दूसरे बैंक को, जो भी उसके पास एक्सेस, मान लीजिए हमारे यहां SBI है और दूसरी तरफ PNB है, तो SBI के पास अगर ज्यादा फंड्स होंगे तो वो इन एक्सेस फंड्स को किसको दे देगा, PNB को दे देगा अगर उसे जरूरत है तो, और उससे बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो कि हमारे यहां रेपो रेट है उसको ले लेगा, विच इज ओवरनाइट लेंडिंग रेट। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, राइट? तो व्हाट इज यूएस फेड रेट कट? अब जो फेडरल फंड्स रेट है, फेड रेट उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो कट क्यों किया, ठीक है? तो अ फेडरल रिजर्व कट रिफर्स टू रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट एट विच द फेडरल रिजर्व लेंड्स टू बैंक्स। जिस तरह हमारे यहां रेपो रेट होता है ना, जिसको आरबीआई बैंक्स को लेंड करने में यूज करता है, उसी तरीके से फेडरल रेट जो है, ये आरबीआई वहां का जो फेडरल रिजर्व है वो नॉर्मल जो कॉमर्शियल बैंक है उनको लेंड करता है उसमें पैसा, उस इंटरेस्ट रेट में, ठीक है? इट इज नोन एज द फेडरल फंड्स रेट। दिस रेट सर्व्स एज अ बेंचमार्क फॉर वेरियस इंटरेस्ट रेट थ्रू आउट द इकोनॉमी। द फेडरल ओपन मार्केट कमिटी assesses economic conditions,
इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल ग्रोथ। जैसे ही इस रेट को कट किया जाता है वैसे ही तीन चीजें बढ़ती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ क्योंकि इकोनॉमी का एक्सपेंशन होगा, एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी का एक्सपेंशन होगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगा ही आएगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ रेट कम होने पर एक तीसरी चीज भी होती है, महंगाई बढ़ती है। तो इसको एसेस करना, इसके लिए स्टेबिलिटी इंश्योर करना, प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर करना, यह काम है एफओएमसी का, फेडरल ओपन मार्केट कमिटी का, राइट। व्हाई डिड यूएस कट इंटरेस्ट रेट, व्हाई डिड फेडरल रिजर्व कट इंटरेस्ट रेट? क्यों कट करना पड़ा उनको इंटरेस्ट रेट? क्योंकि यूएस की इकोनॉमी में रिसेशन आने वाला था, रिसेशन आ सकता था, क्योंकि बिजनेसेस लगातार घट रहे हैं, बिजनेसेस स्टैग्नेंट हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिमिनिश हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। लोग पैसा लेना नहीं चाहते, बैंक से उठाना नहीं चाहते पैसा, बैंक से उधार नहीं लेना चाहते, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आसमान छू रहे हैं, राइट। तो इसीलिए यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट को कट किया, जिससे कि लोगों को लगे कि अब भाई पैसा सस्ते में अवेलेबल है, चीपली अवेलेबल है, तो लोग बैंक्स में जाएंगे, वहां से कैपिटल लेकर के आएंगे, उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी एक्सपैंड होगा। देन देयर वाज वेरी लो इन्फ्लेशन। अब लो इन्फ्लेशन हमें तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि भाई लो इन्फ्लेशन है। यूएस टारगेट करता है इन्फ्लेशन को 2% पर, हम टारगेट करते हैं 4% पर, यूएस टारगेट करता है 2% पर। अब 2% तक इन्फ्लेशन आ गई है, इन्फ्लेशन बिल्कुल लो है, मगर लो इन्फ्लेशन की वजह से एक प्रॉब्लम होती है। लो इन्फ्लेशन इस बात का सिग्नल है कि आपकी इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, और जिस इकोनॉमी में डिमांड नहीं है उस इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, उस इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, राइट। तो लो इन्फ्लेशन इज अ मार्क जहां पर यूएस फेडरल रिजर्व ये करता है कि भाई रेट को कम करो, रेट को कट करो, राइट। तो यूएस इन्फ्लेशन रेट हैज डिक्रीज्ड ड्रामेटिकली फ्रॉम ओवर 9% इन मिड 2022। क्यों 9% हो गया था? क्योंकि कोविड में रिलीफ दिया था हमने, हमारे यहां भी इन्फ्लेशन बहुत हाई था, फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई था, क्योंकि हमने रिलीफ दिया था लोगों को। कोविड रिलीफ पैकेजेस आपको अगर याद हो, आत्मनिर्भर भारत पैकेज अगर आपको याद हो, ठीक, तो इस तरीके से हमने फिस्कल मेजर्स यूज किए थे, यूएसए ने मॉनेटरी मेजर्स यूज किए थे। तो यहां पर 9% इन्फ्लेशन था, अभी इन्फ्लेशन 2.5% है, जो कि काफी कम है। प्राइस स्टेबिलिटी, लो इन्फ्लेशन तो ठीक है, मगर यूएसए को, फेडरल रिजर्व को क्या करना है? प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर करनी है। कैसे? इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है। द फेड एम्स फॉर अ स्टेबल इन्फ्लेशन रेट ऑफ अराउंड 2%। इसके अलावा वीक डिमांड, बिकॉज वीक डिमांड शो हो रही है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेट को कम करना पड़ेगा। फेडरल रिजर्व ने रेट को कम किया है। इंकरेजिंग स्पेंडिंग, लोग जब पैसा महंगा होगा, जब मनी कॉस्टली होगा, तो लोग क्या उसको उधार लेकर के कहीं इन्वेस्ट करेंगे? नहीं इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उनकी स्पेंडिंग भी कम होती है, और यूएसए चलता ही एक्सपेंडिचर पर है। क्रेडिट कार्ड ज्यादा से ज्यादा लो, क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंडिचर करो, उसको जगह जगह स्वाइप करो, ठीक है। तो अगर एक्सपेंडिचर इस तरीके से कम होता चला जाएगा तो यूएसए की इकोनॉमी को इसका कॉन्सिक्वेंसेज, इसके कॉन्सिक्वेंसेज बियर करने पड़ेंगे। फेडरल रिजर्व ने और क्यों कट किया? स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया कि बिजनेसेस अगर स्टैग्नेंट हो गए, बिजनेसेस अगर रिस्ट्रिक्ट हो गए बिकॉज ऑफ कैपिटल, तो द इकोनॉमी विल गो टू रिसेशन। उसके बाद उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए बोरोइंग कॉस्ट को चीप किया गया, बोरोइंग कॉस्ट सस्ती कर दिया है, क्योंकि फेड रिजर्व जब बैंक्स को सस्ता लोन देगा तो बैंक्स भी आपको सस्ता लोन देंगे, ठीक है। इंक्रीज स्पेंडिंग, स्पेंडिंग लिमिट बढ़े जिससे, राइट। रिवाइटलाइजिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी में पैसा क्या है? मनी इज द फ्यूल फॉर इकोनॉमी, मनी इज द फ्यूल फॉर इकोनॉमी। और अगर वो फ्यूल ही बहुत कॉस्टली हो जाएगा तो लोग इकोनॉमी को साइड में खड़ा कर देंगे कि भाई अभी इकोनॉमी की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है, अभी हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना है, क्योंकि पैसा बहुत महंगा है, इट इज वेरी कॉस्टली। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्फ्लेशन ऊपर गया था 2022 में, मिड 2022 में, और अब इन्फ्लेशन फिर से एक बार वापस 2% के आसपास 2.53% पर आ चुका है यूएसए में। तो दिस इज द हाई टाइम जब फेडरल रिजर्व अपने रेट्स को कट करे। अब फेडरल रिजर्व का जो रेट कट हुआ है, अमेरिका इतना बड़ा पावरफुल इकोनॉमी है, इसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट पर भी तो पड़ेगा। इसका आखिरकार क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो इट विल इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द मार्केट, इट विल इंक्रीज द लिक्विडिटी, ओवरऑल लिक्विडिटी इन द मार्केट। लोग क्या करेंगे? यूएसए में लोन लेंगे और कहीं ऐसे मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे जहां पर उनको हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो, जैसे इंडिया।
इंडिया में उनको हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वो इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करेंगे, राइट? तो इस तरीके से लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, स्टॉक मार्केट राइज करेंगे क्योंकि बिजनेसेस एक्सपैंड होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस एक्सपैंड होगा, जैसे ही बिजनेस एक्सपैंड होगा तो वो हमें स्टॉक मार्केट में दिखेगा, तो इट विल गिव राइज टू स्टॉक मार्केट। इससे करेंसी फ्लक्चुएशन भी होता है। जब यूएसए ने रेट कट कर दिया, अब रेट कट करने पर वहां के जो इन्वेस्टर हैं वो बाहर की इकोनॉमीज में इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर की इकोनॉमीज की जो करेंसी है वो स्ट्रेंथन होगी। क्योंकि आप देखिए ना, डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंटेन करके रखती हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट आएगा, और इन्वेस्टमेंट वहां पर आने की वजह से इंडिया की जो करेंसी है वो स्ट्रांग होगी, डॉलर उसके सामने वीक होगा। बॉन्ड मार्केट्स पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अगर इंडिया में बॉन्ड पर लोग इन्वेस्ट करेंगे, अमेरिकन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, और बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड, तो बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी, ठीक है? तो लोअर यील्ड्स, बॉन्ड यील्ड विल गो डाउन। फेडरल रिजर्व का इंडिया पर, स्पेसिफिकली इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो लगभग सेम इंपैक्ट पड़ेगा जो हमने देखा, अलग से भी देख लेते हैं। इट विल इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया कि अमेरिकन इन्वेस्टर क्या करेगा, देखेगा मार्जिन कि भाई अमेरिका में क्या है, 2.5% इन्फ्लेशन, यहां पर इंटरेस्ट रेट हाई, अमेरिका में कम रिटर्न मिल रहा है मुझे, इंडिया में ज्यादा मिल रहा है, तो वो तुरंत अमेरिका से लोन लेगा और वो कहां इन्वेस्ट करेगा, इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक बार फिर से इंडिया में आएगा, विच इज अ गुड न्यूज। जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर जा रहा था और उसकी वजह से हमने देखा कि हमारे सारे टेक सेक्टर बहुत स्टैग्नेंट हो गए थे, ठीक है, कई सारे सेक्टर्स की बर्बाद होने की नौबत आ गई थी, अब वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है फिर से एक बार इंडिया में पुल होकर आए और उसका फायदा हमारे बिजनेसेस को मिलेगा, ठीक? इट विल बूस्ट द स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है? लोअर बोरोइंग कॉस्ट, देयर विल बी चीपर लोन्स, ठीक है? तो इंडियन बैंक्स में रिड्यूस देयर इंटरेस्ट रेट एज वेल, क्योंकि इंडिया पर भी इसका इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है? इन रिस्पॉन्स टू द फेड कट्स मेकिंग लोन्स मोर अफोर्डेबल फॉर कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस, ठीक है? तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी इस तरीके के डिसीजंस लेने जाने वाली थी। अब हमें देखना होगा कि हम किस चीज को प्रेफर करते हैं इंडिया में। अगर हम भी रेट्स कट करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका गलत इंपैक्ट भी पड़ सकता है, जो इन्वेस्टमेंट हमारे यहां आने वाला था वो हो सकता है ना आए, राइट? तो देखने वाली बात होगी कि अब जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंस्टीट्यूट होगी तो वो क्या डिसीजन लेगी इससे रिलेटेड। करेंसी बेनिफिट क्या होगा? इट विल मेक रूपी एज अ करेंसी, इंडियन रूपी एज अ करेंसी स्ट्रेंथेंड। इट विल मेक इंडियन रूपी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जब हमारे यहां आएगा खिंचकर तो डॉलर्स आएंगे, और डॉलर्स की जब बहुत ज्यादा एबंडेंस होगी हमारे यहां तो रूपी, डॉलर का एबंडेंस होगा तो डिमांड को वो फुलफिल कर देगा। तो इसलिए जो सप्लाई है वो हाई होने से रूपी जो है वो स्ट्रांग होने लगेगा, रूपी का डिमांड बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करेगा ये, ठीक है? इट विल कम विद इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट वो कहां पर लगाया जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का फॉरवर्ड लिंकेज है, उसके आगे भी इंपैक्ट पड़ता है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर हमें देखने को मिलता है कि उसके आगे रोड बनाओगे, आसपास की प्रॉपर्टीज महंगी हो जाएंगी, तो इसका मतलब है कि वेल्थ बढ़ती है ओवरऑल इकोनॉमी में, ठीक है? इनहैंस्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इकोनॉमी में कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जब रुपया मजबूत होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस इकोनॉमी पर बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? और वो भी ऐसे वक्त पर जब हमारी इकोनॉमी, हमारी गवर्नमेंट को लेकर लगातार इस तरीके की न्यूज आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मिस गवर्नेंस कर रहे हैं, कहीं पर हम लूज कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पर, ऐसे में कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा लोगों का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपैक्ट ऑफ फेडरल रेट कट ऑन इंडिया विच कुड बी नेगेटिव, विच कुड गो नेगेटिव अगेंस्ट इंडिया। रूपी विल बिकम स्ट्रांग, और रूपी जैसे ही स्ट्रांग होगा तो इंपोर्ट तो हमारे सस्ते हो जाएंगे बट एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे। तो हो सकता है कि हमारे एक्सपोर्ट पर इसका इंपैक्ट पड़े। इट विल हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन एक्सपोर्टर्स बिकॉज देयर विल बी रिड्यूस्ड प्रॉफिट मार्जिन्स, ठीक है? तो हो सकता है कि इसकी वजह से एक्सपोर्टर्स कम एक्सपोर्ट करें, ठीक है? देयर विल बी इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिकॉज देयर विल बी कैपिटल इनफ्लो, डॉलर आएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा, तो देयर विल बी इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी तरीके का डिसीजन लेने में, ठीक? मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, बट स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाते हैं।
क्योंकि हम देखते हैं कि मार्केट में बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है और वो अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो हम सारी की सारी ऐसी एसेट्स जो हमने सेफ प्लेस पर लगा रखा है इन्वेस्टमेंट, वो हम उठाकर रिस्की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट वॉलेटिलिटी आती है। देयर विल बी डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक सेंसिटिविटी या रिलायंस ऑन फॉरेन कैपिटल कैन मेक इंडिया वल्नरेबल टू ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट्स। आज हम ये जानते हैं कि चाइना भी पैरेलली बड़ी इकोनॉमी बनता जा रहा है, और अगर यूएस डॉलर कल को वीक होता है और हमारी डिपेंडेंस अगर यूएस डॉलर पर बढ़ गई है, अगर हमारी डिपेंडेंस यूएस डॉलर के इन्वेस्टमेंट पर बढ़ गई है, तो हो सकता है कि हमें इसके कॉन्सिक्वेंस आगे चलकर झेलने पड़े। ठीक है, तो इसीलिए हमें किसी एक पर्टिकुलर करेंसी या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। इट विल क्रिएट पॉलिसी रिलेटेड डिलेमा फॉर आरबीआई। मैंने आपको पहले ही बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजन को ये कहीं ना कहीं और ज्यादा मुश्किल बनाता है कि हमें क्या करना चाहिए, एकोमोडेटिव पॉलिसी रखनी चाहिए या फिर हमें हॉकिश पॉलिसी रखनी चाहिए, जिसमें कि आप पैसा उठा लेते हो पूरा का पूरा। ठीक है, सो इंपैक्ट ऑफ फेड रेट कट ऑन द कॉमन मैन, मॉर्गेज रेट्स कम हो जाएंगे, लोन सस्ता मिलेगा। ठीक, डिक्रीज क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट इन पर्सनल लोन, किसी भी तरीके का लोन आप लोगे वो हमेशा आपको सस्ता ही मिलेगा ऐसे में जब फेड रेट कट होते हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग विल गो हाई, ऑब्वियस सी बात है, जब मनी इज चीपली अवेलेबल, क्रेडिट कार्ड में आप कुछ भी खरीदने जा रहे हो वो सस्ते में आपको मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे आपकी जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिसका मार्केट को फायदा मिलेगा। और जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जॉब अपने आप बढ़ेंगे। सो दिस वॉज our discussion. I think what will happen if the interest rate is increased? अगर उल्टा कर दिया जाए, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें एक एक करके। ठीक है, what will happen if the interest rate is increased? इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? उल्टा, बोरोइंग कॉस्ट जो कि सस्ती थी, बोरोइंग कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, कंज्यूमर स्पेंडिंग जो कि बढ़ रही थी उसमें घट जाएगी, स्लो डाउन इन हाउसिंग मार्केट, लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जहां पर भी आपको लोन, कैपिटल लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ऐसी किसी भी चीज में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। साथ ही साथ द यूएस डॉलर विल गो स्ट्रॉन्ग, ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ग्रोथ लिमिट हो जाएगी, जॉब सेक्टर में भी कहीं ना कहीं परेशानियां हमें देखने को मिलेंगी। सो आई प्रिपेयर्ड दिस क्वेश्चन फॉर यू that consider the following statements regarding the US Federal Reserve's monetary policy and its impact on bonds yield in India. बॉन्ड यील्ड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बॉन्ड मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो अ डिक्रीज इन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ डिक्रीज इन द यूएस फेड रिजर्व इंटरेस्ट रेट टिपिकली लीड्स टू डिक्रीज इन बॉन्ड यील्ड्स। हम अभी पढ़ चुके हैं कि अगर यूएस फेडरल रिजर्व अपने रेट्स को घटाता है, इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। किस चीज में आएगा सबसे ज्यादा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। मांगेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के भाव बढ़ेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के भाव बढ़ेंगे मतलब बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, और बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा मतलब बॉन्ड यील्ड कम होगी ही होगी। ठीक है, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इज दैट क्लियर? उसमें जो आप प्रॉफिट बुक कर रहे थे वो कम होगा क्योंकि उसका बॉन्ड प्राइस बढ़ गया। ठीक, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन एन इंक्रीज इन यूएस बॉन्ड यील्ड ऑफन रिजल्ट्स इन कैपिटल आउटफ्लोज। बॉन्ड यील्ड वहां पर बढ़ेगी मतलब क्या हो रहा है? वहां पर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। ठीक है, तो कैपिटल आउटफ्लोज फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया। ठीक है, तो यहां पर जब बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि भाई वहां पर रिटर्न ज्यादा मिलेगा इन्वेस्टर्स को, तो सारे इन्वेस्टर्स इंडिया से और बाकी सारी जितनी भी कंट्रीज हैं, वियतनाम, बांग्लादेश, जहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन्होंने, वहां से पूरा पैसा निकाल करके इंडिया, अमेरिका में वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडजस्ट्स इट्स मॉनेटरी पॉलिसी प्राइमरीली बेस्ड ऑन चेंजेस इन द यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसी डिसीजन। नेवर। आरबीआई अपने मेजर्स को, अपने जो भी डिसीजंस हैं उनको अपने ऊपर ही, अपने डिस्कशंस के थ्रू ही डिसाइड करता है। उसके लिए ही हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन 1 and 2 ओनली विल बी करेक्ट, राइट? तो आई होप दिस discussion will help you throughout your preparation. Thank you so much.